हेलो एवरीवन। दिस इज़ द सेवन्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये सेवन्थ वीडियो है। और पिछले वीडियो में हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंप्लीट कर लिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ पार्ट रेस्ट है, तो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन इसके आगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। तो नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल हम लोग को इसमें देखना था। मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 28 डेज की साइकिल होती है, पीरियोडिक साइकिल, जो ह्यूमन फीमेल्स में होती है, प्राइमेट में। ठीक है, जो प्राइमेट मैमल्स हैं उनमें ह्यूमन मतलब फीमेल्स में होती है। तो ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रिलेट होती है यूट्राइन इवेंट से, ओवेरियन इवेंट से, डेवलपमेंट ऑफ ओवम से, ओजेनेसिस से। ठीक है, तो नाउ हार्मोनल कंट्रोल में हम लोग ने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जैसे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये सब ने पढ़ा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप होने में, जिससे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। जो ओवेरियन ओवेरियन फॉलिकल है, फॉलिकल जो बनता है वो प्राइमरी साइड के चारों तरफ जब ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, इकट्ठा होती हैं, तो फॉलिकल बनता है। और ग्रेनुलोसा सेल्स सेक्रेट करती हैं हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन सी सेल सेक्रेट करती हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, जो ओवरी में होती है, ओवेरियन स्ट्रोमा में होती हैं, वो सेल सेक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन्स। ठीक है, एस्ट्रोजन भी ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, ओवम के ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में। जब 14th डे पे ओवुलेशन हो जाता है तो जो ग्राफेन फॉलिकल का रप्चर्ड पार्ट जो ओवरी में बचा रहता है, ओवम तो वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जो रप्चर्ड पार्ट ग्राफेन फॉलिकल का जो ओवरी में बचा रहता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बनने के बाद स्टिमुलेट को सेक्रेट करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। ठीक है, और सेक्रेट क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन इसको बोलते हैं। और ये यूट्रस को, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को, उसको रीजनरेशन में हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है रीजनरेशन के लिए, जिससे वो तैयार हो जाए फॉर द कंसेप्शन, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट और फॉर द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसलिए बेसिकली इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। नाउ मेंस्ट्रुअल जो फेस होती है, मेंस्ट्रुअल फेस का मतलब जो फर्स्ट फेस होती है, दैट इज कॉज बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तब मेंस्ट्रुअल फेस होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो नए फॉलिकल को डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और जो पुराना कार्पस ल्यूटियम होता है वो डिजेनरेट कर जाता है, और मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम की रप्चर होता है, उसके शेड ऑफ स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एलएच क्या करता है? एलएच जो होता है, एलएच जब पीक लेवल पे, मतलब 13th डे पे जब ये अपने पीक लेवल पे रिलीज होता है, जिसे एलएच सर्ज बोलते हैं, तो वो कॉज करता है ओवुलेशन, मतलब रप्चर्ड ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो ओवुलेशन कौन कॉज करता है? जिस समय एलएच हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, एलएच के एफएसएच भी बढ़ा हुआ होता है उस टाइम पे, और एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ होता है। प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है, प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब है 5th डे से लेकर के 13th डे तक, जो 14 डे तक की जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज है। ये होती है बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि इसमें फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं, एक्युमुलेट होने लगती हैं, वैसे वैसे जो सेक्रेशन एस्ट्रोजन का वो भी बढ़ता जाता है। सेक्रेटरी फेज जो होती है, जो जिसे हम बाद की ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज जो होती है वो 14th डे के बाद से लेकर के जब तक 27 डे तक जो होती है वो सेक्रेटरी फेस होती है। और उसके मिड में, सेक्रेटरी फेस के मिड में सबसे ज़्यादा लेवल पे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, और जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रॉन डाउन हो जाता है और 28 डे पे आकर के प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और जिससे जो होता है मेंसेस स्टार्ट होते हैं, या मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो भी साथ में ही देखना होगा, उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं, जब फ्यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्वार्टस जब होता है, क्वार्टस का मतलब है कपुलेशन, कपुलेशन का मतलब सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स इसे बोलते हैं। जब क्वार्टस होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे जो मेल होता है वो अपने एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस से जो अपने सीमेन को फीमेल के जेनेटल पार्ट जो है, जेनेटल ऑर्गन वेजाइना में रिलीज कर देता है। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो सीमेन होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है वेजाइना में। अब उस सीमेन में जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा विग्रस होती है, वो बहुत तेज़ी से उसी सीमेन में रैपिडली स्विम करते हैं, जिससे वो आगे से आगे जल्दी से जल्दी यूट्रस में, देन यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएँ और फैलोपियन ट्यूब से में एम्पुला और स्टमस के जंक्शन तक पहुंच पाएँ, जिसे एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो वहाँ तक जो विग्रस मोटिलिटी जिन स्पर्म्स की होती है वो स्विम करते हुए उसी सीमेन में आगे मूव करते हैं, और उनको जो एनर्जी मिलती है इस स्पर्म्स को, वो उनमें पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो उनसे मिलती है, जिससे वो बहुत तेज़ी से स्विम करके एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे पहुंचते हैं। अब एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे जब वो पहुंच रहे होते हैं, उसी टाइम पे इन केस अगर ओवरी से ओवम रिलीज होता है और ओवम अब वो भी एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे पहुंचता है, लिखा है द ओवम ऑल्सो रीचेस देयर एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, और वहाँ पे जो फ्यूजन होता है वो एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन को आगे लीड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का स्पर्म ओवम का एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन के पास, तब वहाँ पे उस वो जब वापस फैलोपियन ट्यूब से बैक जब वो ट्रैवल करता हुआ यूट्रस तक पहुँचेगा, तब तक वो अपनी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है। जो जाइगोट होता है वो क्लीवेज करने के बाद ब्लास्टोसिस्ट फेज में आ जाता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम में एम्बेड होकर के धंस करके वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगी और क्या बना लेगी, प्लासेंटा बना लेगी। ठीक है, इन दिस अब यहाँ पे हमें फ़िलहाल पढ़ना है कि कैसे स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है। तो जो एक्रोसोम पार्ट होता है स्पर्म का, जो आगे का हेड पार्ट होता है, हेड के आगे जो एक्रोसोम है, वहाँ पे एक्रोसोम की रिएक्शन होती है, एक एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, और वो रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम्स को जो स्पर्म लाइसेंस कहलाते हैं, जो स्पर्म लाइसेंस कैटेगरी में कहलाते हैं, वो एक्रोसोम रिलीज़ करता है जो स्पर्म का हेड होता है, विच डिजॉल्व द, और वो जो स्पर्म लाइसेंस है वो एग के एनवेलप को, जो एग जो है फीमेल का जो वो साइट है, जो एग है उसका जो एनवेलप है, जो उसकी कवरिंग है, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं लोकली, मतलब जहाँ पे वो जहाँ से वो रिएक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अटैच होते हैं, जहाँ से, एंड मेक द पाथ फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म, और वहाँ से स्पर्म वो अपने लिए एक पाथ बना लेते हैं। जैसे देखो स्पर्म यहाँ पे, ये स्पर्म इस एरिया में यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे वो अपने स्पर्म लाइसेंस को रिलीज़ करेगा, जिससे वो ये बाहर का जोना पेलुसिडा और जो मेम्ब्रेन है जो बीच का, इसको डिज़ोल्व करता हुआ चला है, और ये जो होगा स्पर्म का हेड एंटर कर जाएगा इनटू द ओवम, दस ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन को आगे हम डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट। अब जो स्पर्म लाइसेंस उसने रिलीज़ किए हैं, किसने, स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट है जो हेड के आगे है, वो जो स्पर्म लाइसेंस रिलीज़ करता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हाइलुरोनिडेज और दूसरा होता है एक्रोसिन। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। हाइलुरोनिडेज जो होता है, हाइलुरोनिडेज नाम से देखो, ये कोरोना जो कोरोना रेडिएटा है उसको पेनिट्रेट करने वाला एंजाइम है, विच डिजॉल्व्स द हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर्स। जो हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं जो ग्रेनुलोसा सेल्स को आपस में स्टिक करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं कोरोना रेडिएटा में। तो कोरोना रेडिएटा जो चारों तरफ लेयर है, जो यहाँ पे हम लोग ने पीछे देखा, ये चारों तरफ जो आपको देखी, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये आपका जोना पेलुसिडा है, और जो पिंक पोर्शन ये पेरीविटलाइन स्पेस है, जिसे विटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा की, ये आपस में स्टिक होती हैं चारों तरफ। यही जो स्टिक होती हैं ये हाइलुरोनिक एसिड से स्टिक होती हैं। हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर्स जो होते हैं उनसे ये स्टिक होती हैं, जिसको हाइलुरोनिडेज क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है। जैसे डिज़ोल्व करता है, ये सारी जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं उस जगह की जहाँ पे वो एंजाइम रिलीज़ होता है, और वो जगह दे देता है, पैसेज दे देता है, जिससे स्पर्म का हेड आगे और मूव कर जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, जो एक्रोसिन होता है, एक्रोसिन क्या है, ये ट्रिप्सिन के जैसा, जैसे ट्रिप्सिन हमने एंजाइम देखा है जो प्रोटीएज एंजाइम है, पेप्टिन को डिसॉल्व करता है, पेप्टिन को डाइजेस्ट करता है, वैसे ही एक्रोसिन एंजाइम है, ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो जोना पेलुसिडा जो नेक्स्ट लेयर है उसको डिसॉल्व कर देता है। मतलब पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है हाइलुरोनिडेज, उसके बाद जो जोना पेलुसिडा होती है उसको करता है एक्रोसिन। ये दोनों मिलकर के ओवम में पेनिट्रेट कर देते हैं, एक पोर बना देते हैं, जिससे स्पर्म जो है उसका हेड एंटर कर जाता है।
अब उसके कॉर्टेक पे कॉर्टिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं उसको फिर से देख लेते हैं। देखो, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एग से, मतलब एक स्पर्म जैसे एग में एंट्री लेगा, हेड उसका जैसे ही एंट्री करेगा, द एग शोज, एग क्या करेगा, एक कॉर्टिकल रिएक्शन शो करेगा चारों तरफ, जिससे क्या होगा, टू चेक द एंट्री ऑफ द मोर स्पर्म, जिससे फर्दर कोई दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि जो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो उस समय ओवम को चारों तरफ से घेर के रहते हैं। लेकिन जब जो भी पहला स्पर्म जैसे ही एंट्री करेगा वैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, और जो उसके जो उसका कवरिंग है, उसका जो लेयर है, उसमें रिएक्शन होगी, और जो कोई भी फर्दर दूसरा स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, जिससे पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, एक से ज़्यादा स्पर्म जो है फर्टिलाइज एग को ना कर पाए। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे रहते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे ओप्लाज्म, और मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है एग सेल का, ओप्लाज्म और जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है, दैट इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, और बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है वो विटेलाइन स्पेस होता है। दीज सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, वेटलाइन मेम्ब्रेन को और आगे की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं, और ये बढ़ी हुई जो एलिवेटेड वेटलाइन मेम्ब्रेन है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ये जब बाद में क्रिएट हो जाती है तो फर्दर कोई दूसरा जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। द इंक्रीज स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस बढ़ जाता है, और जो उसके बीच में केमिकल प्रेजेंट होता है, वो बाकी अदर जो दूसरे स्पर्म से उनकी एंट्री को रोक देता है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, जिससे पॉलीस्पर्मी ना हो पाए। लेकिन अगर पॉलीस्पर्मी होती है तो क्या होगा, एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाएगा सेकेंडरी ओसाइट के, जिससे क्या होगा, जो रिजल्टिंग सेल बनेगी उसमें जेनेटिक मटेरियल टू मच, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिप्लर्ड हो जाएगा, जिससे वो आगे नॉर्मली डेवलप, जो जाइगोट है वो फर्दर आगे नॉर्मली डेवलप नहीं करेगा, और वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, उसको डिजेनरेट कर दिया जाएगा। अब जब नॉर्मल रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवम वे फ्यूज़ करते हैं, जिससे बनाते हैं वो डिप्लॉइड जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में, और जैसे जैसे जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस की तरफ मूव करता जाता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन, एक क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन है क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, वो क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और उस जो 16 सेल हैं वो कहलाती हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, और वो जो ब्लास्टोमेयर्स होती हैं, जो 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स जब ग्रुप में होती हैं, दैट इज़ नोन एज मॉडुला। मॉडुला फर्दर जो होता है वो आगे डेवलप करके बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। जब तक के ब्लास्टोसिस्ट बनती है तब तक जो वो आपका स्टेज है वो पहुंच जाती है यूट्रस में। ब्लास्टोमेयर्स जो होती हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो एक तरीके से अरेंज हो जाती हैं 2 लेयर में। एक बाहरी लेयर हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स में अटैच हुए ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जो ट्रोफोब्लास्ट से ही अटैच रहता है, जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है, और जो इनर सेल मास है वो अंदर रह जाता है। जो मेन इनर सेल मास है वही आगे एम्ब्रियो को और आगे फीटस को बनाएगा, और जबकि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये आगे प्लासेंटा को डेवलप करेगी। ठीक है, प्लासेंटा बनाएगी जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम से है, और उसके नरिशमेंट में हेल्प करेगी, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द फीटस और फिर बिटवीन द एम्ब्रियो विद द मैटरनल एंडोमेट्रियम। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है, जो अटैच है एंडोमेट्रियम से, उससे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगी तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम के साथ प्लासेंटा बनाएगी, और जो अटैचमेंट होगा दैट इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन, दैट लीड्स टू कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। तो हम ये हम बोलेंगे कि हाँ अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, या कंसेप्शन हो गया है, कंसीव कर लिया, फीमेल ने कंसीव कर लिया है। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है बेटा? चलो ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब इस वीडियो में यहाँ तक के आप लोग ने जो अपना हार्मोनल कंट्रोल देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, इसके बाद फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन देखा, और उसको कॉर्टिकल रिएक्शन को हम लोग ने डिटेल में देखा, एंड फर्दर जो इवेंट्स होती हैं उसको देखा। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया है ब्लास्टोसिस्ट का, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है।
तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन केस कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा कमेंट सेक्शन में बेटा। एंड तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।